19 मार्च 1919 को आता है रॉलेट एक्ट। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट लाता है 1919 में, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन इसके विरोध में शुरू किया और इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था और इसे काला कानून कहा गांधी जी ने। वहीं इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 अप्रैल 1919 वो दिनांक थी जब जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़वाने के लिए एक सभा गठित की गई। बैसाखी का दिन था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांबाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए और शांतिपूर्ण रूप से सभा का संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वाइसरॉय चेम्सफोर्ड था, वहीं पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर और गोरखा रेजिमेंट का ब्रिगेडियर आर डायर था, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की यहां जान गई, लेकिन वास्तव में कई हजारों लोग यहां पर मारे गए थे। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना इसको दी थी और जल्ली नामक व्यक्ति का ये जलियांवाला बाग निजी संपत्ति हुआ करती थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, जिसने कहा कि ये जनरल डायर का, ओ डायर का क्या था, एक मूर्खतापूर्ण, आर डायर का एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन गठित किया और हंटर कमीशन ने ओ डायर और आर डायर को सही साबित किया। 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। होम रूल आंदोलन तो ये 1916 में स्टार्ट होता है। इसके दो चरण होते हैं, एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आयरलैंड से प्रेरित इसके दो चरणों में हुई। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी शुरुआत की और यहीं पर इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, भारतीय अशांति का जनक, और ये इस कारण उनमें केस करने के लिए 1918 में लंदन पहुंच गए। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। एनी बेसेंट ने, इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। खिलाफत आंदोलन तो खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने तुर्की पर कब्जा कर लिया और उनके खलीफा को पद से हटाकर जेल में डाल दिया, तो उसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने भी विरोध किया, जिसे खिलाफत आंदोलन के रूप में माना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इनका नेतृत्व किया। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई, जिसे 23 नवंबर 1919 को गांधी जी ने संबोधित किया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों के यहाँ काम करना छोड़ दिया। लोग अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदना छोड़कर उनकी दुकानों उसे बेचना छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भारी नुकसान उठाया। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन बाद में वे इस आंदोलन में जुड़े और पहले नेता जो जेल गए इस आंदोलन के दौरान वो थे सीआर दास, तथा पहली महिला बसंती देवी थी जो जेल गई।
5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हो जाता है। तो चोरा चोरी में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जलाकर राख कर दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी वारदोली गुजरात में थे, वहां पर प्रस्ताव रखा गया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी के इस कदम को पूरे भारत में विरोध किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा की तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब जनता अपने उत्साह चरम पर थी तो गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। इसी दौरान 1922 में ही गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हो जाती है, लेकिन 1924 में उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1924 में जैसे ही वो रिहा होकर आते हैं, गांधी जी ने बेलग्राम कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और सिर्फ पहली बार और एक बार ही इन्होंने अध्यक्षता की है। स्वराज दल के बारे में देख लेते हैं। तो 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में विधिवत रूप से किया गया। CR दास इसके अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके पहले सचिव बनते हैं। इसने केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में घुसकर सरकारी काम में रोक टोक करने का प्रयास किया। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में से स्वराज दल 42 सीटें जीत भी गया और 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी चुनकर आई। इसने भारत को डोमिनियन स्टेट, राज्यों की स्वतंत्रता और सरकारी काम में बाधा डालना जैसे काम किए। विट्ठल भाई विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बनते हैं जो स्वराज दल के ही थे। बलसाड़ सत्याग्रह और वाईकोन सत्याग्रह। बलसाड़ सत्याग्रह 1924 में होता है। यह गुजरात के बलसाड़ से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था और वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। वहीं वाईकोन सत्याग्रह यह केरल के मालाबार तट पे हुआ था। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के सामने से निकलने से रोका जाता था, तो यह आंदोलन भी सफल हुआ। 1924-25 में हुआ था और बलसाड़ सत्याग्रह भी 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि इसके पारित होने के 10 साल बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो ये जांच करेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ है या कब दिया जा सकता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को 2 साल पहले ही कर दी जाती है और इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे और इसके अध्यक्ष साइमन थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। वहीं इसका वास्तविक नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग था। क्लीमेंट एटली भी इन 7 सदस्यों में से एक थे। 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब के लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई और जिन्हें चोट लगने से इनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा था, मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दी गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार किया गया। इस अधिनियम यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में और 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं और 11 प्रांतों में से 8 प्रांत कौन विजयी होता है? कांग्रेस जीतती है। पंजाब और सिंध को छोड़कर जहां पर 2 जगह मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वॉर्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि वह सर्वसम्मति से अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन संसद में पारित करवा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और जिसका मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस, स्वायत्त राज्य की मांग रखना। नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका मुस्लिम लीग की नाराजगी के कारण। 14 सूत्रीय जिन्ना फॉर्मूला आता है और इसे भी अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। लाहौर अधिवेशन 1929 होता है जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा, मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। दांडी मार्च। इरविन को अपनी 11 सूत्रीय मांगे सौंप दी
गांधी जी ने, लेकिन इरविन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अपने सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल पड़े। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। 240 मील लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ महात्मा गांधी ने ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत होती है। दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई। कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था बनाई और उनके समर्थकों को लाल कुर्ती सेना के नाम से जाना जाता है और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। छपरा के कैदियों ने रंगा विद्रोह किया। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन को सरोजनी नायडू ने 25,000 लोगों के साथ धरसाना नामक गुजरात में पहुंची, लेकिन इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को मिल चुकी थी, जो असफल हो गया। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का निर्माण किया गया। आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती की, मादक पदार्थों जैसे सिगरेट, शराब के उत्पादन में कमी की। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का अनुपस्थित होना इरविन पर दबाव का कारण बना और इंग्लैंड के जो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने इरविन पर दबाव लगाया कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इरविन ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करते हैं तो और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो उनकी बातों को सुन लिया जाएगा। प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई को मान लिया गया। इस समझौते के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर एक आपराधिक मामला दर्ज था। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन को 2 महात्मा कहकर पुकारा। 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए एक सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी दुखी होकर वापस लौट आए और उन्हें पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के जुर्म में पूना के यरबदा जेल में डाल दिया गया। अब गोलमेज सम्मेलन तो 1930, 31 और 32 तीनों साल लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में होता है। इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। दूसरा गोलमेज 7 सितंबर 1931 को होता है। मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने सांप्रदायिक पंजाब की घोषणा करी। वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में होता है। इस सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र की घोषणा कर दी। तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले 2 मात्र व्यक्ति थे। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी पूना के यरवदे जेल में अनशन पर बैठ गए। तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के सहयोगों से गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है और पूना पैक्ट करवाया जाता है, जहां पर आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 71 से 148 कर दिया जाता है, लेकिन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रखा जाता है। महात्मा गांधी ने दलितों की ओर अपनी आकर्षित करते हुए हरिजन नाम दिया उन्हें और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ बनाया, जो बाद में हरिजन सेवक संघ कहलाया।